जल के लिए जूझता है राजस्थान। जल के लिए भटकता है राजस्थान। जल के लिए तड़पता है राजस्थान। जल के लिए जलता है राजस्थान। जल के लिए जंग करता है राजस्थान। ताकि कोई प्यासा न रहे। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। प्राइम डिबेट देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं जेपी शर्मा। आज लॉकडाउन को 1 साल पूरा हुआ। इस 1 साल में हमने बहुत महंगे सबक सीखे जिनको याद करके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन फिर भी कोरोना प्रोटोकॉल्स का पालन हम में से ज़्यादातर लोग मजबूरी में ही कर रहे हैं। तो हैरानी इस बात की है कि कायनात का सबसे समझदार प्राणी इंसान कीमत चुकाए बिना कोई सबक क्यों नहीं सीखना चाहता। आज विश्व जल दिवस है। हम सब ये जानते हैं कि पानी की एक एक बूंद कीमती है, लेकिन हम में से कितने लोग उसको कीमती चीज़ की तरह खर्च करते या सहेजते हैं। तो फिर क्या तब जागेंगे जब हालात हाथ से निकल चुके होंगे। और विशेषज्ञ बताते हैं कि वो दिन ज़्यादा दूर नहीं है। धरती के 2/3 हिस्से पर भले ही समंदर पसरे हुए हों, लेकिन प्रकृति से खिलवाड़ हमको बहुत जल्द उस हालत में ला देगा कि बूंद बूंद के लिए लड़ाई होगी। कहा भी जाता है कि तीसरा विश्व युद्ध अगर पानी के लिए हो तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो वक्त की ज़रूरत है कि समय रहते संभलें। न्यूज़ 18 नेटवर्क इसके लिए जल संचय, जल संवर्धन की मुहिम चला रहा है। देश के गणमान्य नागरिक नेटवर्क के इस मंच के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस मुहिम को सराहा भी जा रहा है। आज प्राइम डिबेट में हम इस पर बात करेंगे इन सवालों के जरिए कि पानी को लेकर कितना महंगा सबक सीखना चाहते हैं हम। क्या केवल सरकारों पर तोहमत मढ़ने से काम चल जाएगा? और बूंद बूंद को सहेजने की जिम्मेदारी कब लेगा समाज? भाजपा प्रवक्ता राखी राठौड़ हैं हमारे साथ। डॉक्टर प्रदीप चतुर्वेदी जी कांग्रेस की नुमाइंदगी कर रहे हैं। सूरज सोनी हमारे साथ जयपुर से जुड़ रहे हैं और राजेंद्र सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं, मैग्सेसे पुरस्कार विजेता। आप सब उनके बारे में जानते हैं। आप दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और सबसे पहले राजेंद्र जी आप ही के पास आ रहा हूं। पूरे देश में और दुनिया में आपने काम किया है। बिहार जैसे राज्य भी हैं हिंदुस्तान में जहां हर गांव की मोटे मोटे तौर पर हम कह सकते हैं कि अपनी एक नदी है, छोटी बड़ी। और राजस्थान जैसे राज्य जहां पर बहुत सारे कस्बों के, बहुत सारे गांव के बच्चे जब पहली बार कोई नदी देखते हैं तो उनको कौतूहल होता है। ऐसी स्थिति में आपका अनुभव, चूंकि आपने राजस्थान में बहुत लंबे समय तक काम किया कर रहे हैं, क्या कहता है राजस्थान ने किस तरह जल के महत्व को समझा है, किस तरह समझना चाहिए था या समझा जाना चाहिए? देखिए, राजस्थान का समाज जल के बारे में ज़्यादा सचेत और ज़्यादा संस्कारित था। इसलिए उनकी जो जल उपयोग दक्षता थी वो हिंदुस्तान के किसी भी राज्य से ज़्यादा है। इसलिए राजस्थान के समाज की जो अपनी जल के संरक्षण की चेतना और आस्था थी, उसके कारण अभी भी कम जल में भी राजस्थान के लोग अच्छे से जी लेते थे। लेकिन भारत के दूसरे राज्य जल उपयोग की दक्षता के बिना और जल के बचाने के संस्कार और ज्ञान के बिना जल को बहुत दुरुपयोग करते थे। लेकिन जब से राजस्थान में आधुनिक शिक्षा का प्रभाव बढ़ा, तब से राजस्थान भी उसी रास्ते पर चल निकला है। क्योंकि राजस्थान में भी हम बड़े बड़े बांध बनाकर, बड़ी बड़ी नहरें और पाइपलाइन लाकर उसी तरह से पानी का दुरुपयोग करने लगे हैं जैसे देश के दूसरे हिस्सों में। तो जब आप जयपुर जैसे शहर में दूसरी नदी का पानी लाकर खूब पर्याप्त जल देते हैं, तो यहाँ के लोग भी 200 लीटर पानी दिन भर में अपने जीवन के उपयोग के लिए खर्च करने लगे हैं। तो दोस्तों, यदि हम सचमुच भारत को पानीदार बना के रखना चाहते हैं, राजस्थान को पानीदार बना के रखना चाहते हैं, तो फिर हमें जल की महत्व को जो भारतीय ज्ञान तंत्र में पहले से मौजूद था उसको दोबारा से याद करने की जरूरत होगी। हम भारत में जल के समान से जीवन शुरू करते थे और जल से ही ये दुनिया और सृष्टि बनी है। इस व्यवहार को जानकर वैसे आदर के साथ काम करते थे। लेकिन अब इस आधुनिक शिक्षा ने जल का केवल
अतिक्रमण, प्रदूषण और शोषण का ज्ञान हमें बढ़ाया है। तो जहां ज्यादा पढ़े लिखे लोग रहते हैं वहां की नदियां सबसे ज्यादा प्रदूषित, सबसे ज्यादा शोषित और सबसे ज्यादा अतिक्रमित होती हैं। सबसे ज्यादा एनक्रोचमेंट रिवर्स के ऊपर वहीं होता है। तो ये जो आधुनिक शिक्षा है, इस आधुनिक शिक्षा ने इस देश को भी और इस दुनिया को भी बेपानी बनाया है। मैं इतना बताना चाहता हूँ कि दुनिया में बहुत सारे देश हैं जो अब बेपानी होकर उजड़ रहे हैं और अपना देश छोड़कर यूरोप के शहरों की तरफ जाते हैं। यूरोप के शहर उनको क्लाइमेटिक रिफ्यूजी कहकर, जलवायु परिवर्तन शरणार्थी कहकर उनके साथ जिस तरह का व्यवहार कर रहे हैं, उसके कारण अब बहुत तनाव है। और ये जो तनाव है, विस्थापन का तनाव, इससे जो बिगाड़ पैदा हो रहा है वो तीसरे विश्व युद्ध की संरचना कर रहा है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि भारत को ऐसे विश्व युद्ध से बचने के लिए अपने देश में एक जल साक्षरता का अब बहुत बड़ा अभियान चलाने की ज़रूरत है। यदि हम जल साक्षरता का अभियान नहीं चलाएंगे, हमारे छोटे बच्चे यदि जल के महत्व को नहीं समझेंगे और वो जल का दांत घिसने से लेकर सब ऐसे पाइप को खुला छोड़ के पानी को बर्बाद करते रहेंगे। खेती में जिस तरह का हमारा फसल चक्र और वर्षा चक्र का रिश्ता जब से टूटा है, तब से हमारी खेती भी बहुत पानी को मिसयूज करने लगी है। क्योंकि खेती में आज की तारीख में हम लगभग 90% पानी उपयोग कर रहे हैं, जिसमें से 84% पानी तो केवल धरती के पेट से निकाल के यूज़ कर रहे हैं और हमारे धरती के पेट, धरती का बैंक खाली हो गया है। इसमें हमें लग रहा है कि जब भारत का रियल रिजर्व बैंक, जो पानी का बैंक है, भूजल का भंडार है, जब वो खाली हो जाएगा तो हमारा भविष्य कैसा होगा। आपको मालूम है 72% अंडरग्राउंड एक्वीफर भारत के आज ओवरड्राफ्ट है। और जब हमें आज़ादी मिली उस वक्त जितनी ज़मीन पर सुखाड़ और बाढ़ थी, उससे ज़्यादा उस सुखाड़ और बाढ़ भी बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब क्या कि हमने पानी का काम नहीं किया? पानी का काम तो बहुत किया, लेकिन पानी का अनुशासित होकर उपयोग करना और भारत के वर्षा चक्र के अनुरूप फसल चक्रों का निर्धारण करना, खेती में कम पानी का उपयोग कैसे कर सकते हैं। और ये जो इंडस्ट्री है, भारत में आज़ादी के बाद आज तक किसी एक भी इंडस्ट्रियलिस्ट को सजा फांसी नहीं हुई जिसने हजारों लोगों को बीमार करके मारा, जिसने लाखों लोगों को विविध बीमारियों से ग्रसित किया और हजारों लोगों को कैंसर से ग्रसित किया। लेकिन एक आदमी को भी इस देश ने कभी फांसी की सजा नहीं दी, एक इंडस्ट्रियलिस्ट को कभी आजीवन जेल नहीं किया। तो जो हमें उद्योगपति हमारी धरती को प्रदूषित कर रहे हैं, उनको हमारी सरकारें संरक्षित कर रही हैं। ऐसा लगता है कि अब इंडिया में पीपल्स डेमोक्रेसी नहीं है, कॉर्पोरेट ड्रिवन डेमोक्रेसी है। तो जब किसी देश में कॉर्पोरेट ड्रिवन डेमोक्रेसी होती है तो वहाँ पानी का भी प्राइवेटाइजेशन होने लगता है। फिर पानी सबके जीवन का जीविका और जमीर नहीं रहता, फिर व्यापार हो जाता है। पानी हजार करोड़ का आज पानी का व्यापार बढ़ गया है इस देश में और गरीब बेपानी होता जा रहा है। तो ये जो हालत हमारी बिगड़ रही है, इस हालत पर एक बार फिर हमें पीछे मुड़कर देखने की जरूरत है। यदि हम पीछे नहीं मुड़ेंगे तो भारत बेपानी होगा, और भारत यदि बेपानी होगा तो फिर भारत का उजाड़ जो है वो तीसरे विश्व युद्ध को ही बुलाएगा। इसलिए आज हम विश्व जल दिवस को एक दिन का मनाने का त्योहार नहीं है, ये तो हमें हर क्षण मनाना चाहिए और जल को अनुशासित होकर उपयोग करना चाहिए। बस मैं आज इतना ही कहना चाहता हूँ। शुक्रिया राजेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। प्रदीप जी, जिस तरह की चिंताएं रेखांकित की राजेंद्र सिंह जी ने, जिन्होंने इस क्षेत्र में बहुत लंबा काम किया है, जिनकी बात बहुत अधिकृत बात मानी जानी चाहिए, क्या हम इत्मीनान कर सकते हैं कि सिस्टम ने उतनी ही चिंता के साथ उन सब बातों को देखा है और उस पर काम किया है? डॉक्टर प्रदीप जी।
सबसे पहले तो मैं न्यूज़ 18 को बधाई देना चाहूँगा कि आपने जल संरक्षण पर जो अभियान चलाया हुआ है उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं, तो आपको मेरी शुभकामनाएं और बधाई। इसके साथ साथ राजेंद्र सिंह ने जो बहुत महत्वपूर्ण बात कही है उसमें कहने का तात्पर्य है कि आज के समाज में ये पॉलिटिकल टूल ना होकर एक समाज की एक महती आवश्यकता है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जहाँ तक जागरूकता की बात है, जन जागरूकता तो चाहिए, जो लोगों को मालूम होना चाहिए कि पानी की जो उपलब्धता है वो हमारे लिए बहुत सीमित है। हमारा राजस्थान का प्रदेश पूरे देश की जनसंख्या का 5.5% जनसंख्या हमारे यहाँ है, और अगर उसके हिसाब से देखें कि 10% हिस्सा भूभाग जो है हमारे प्रदेश में है, लेकिन पानी की अगर बात करें तो 1% पानी ही उपलब्ध है। तो ये समझ सकते हैं कि इस संसाधन की हमें उपलब्धता बहुत सीमित मात्रा में है। अब सवाल यह कि इसका उपयोग करने वाली जो कम्युनिटी है उसको ये जब तक समझ में नहीं आएगा कि हमारे पास ये साधन सीमित है और इसकी उपयोगिता बहुत, मैं कह रहा हूँ आपको कि नहीं समझ में आएगा, ये मैं एक नागरिक होने के तौर पर कह रहा हूँ आपको, क्योंकि जब हमको साल भर में ये समझ में नहीं आया कि मास्क लगाओ, हाथ धो और सोशल डिस्टेंसिंग रखो, तो हमको ये भी समझ में नहीं आएगा कि पानी की एक बूंद बचाओ। तो उस सूरत में क्या विकल्प बचते हैं, चूँकि आखिरकार सिस्टम को ये सब चीज़ें सख्ती के साथ ही लागू करनी पड़ती हैं। अब सख्ती की बात में मैं आपसे कुछ सवाल करता हूँ। पहली बात, अभी सवाल इन्होंने किया या राजेंद्र जी ने तथ्य बताया कि 10% केवल जो ज़मीन है, 10% पानी जो है वो हमारे पीने के काम आता है, 90% हमारी खेती के काम आता है। शहरों में आप ही डार्क जोन घोषित करते हैं, आप ही वहाँ पर बोर को प्रतिबंधित करते हैं और आप ही वहाँ पर बोरवेल वापस परमिशन दे देते हैं। क्यों प्रदीप जी? देखिए, ये बात जो आपने कही है उसमें सरकार ने डार्क जोन पर प्रतिबंध भी लगाए हैं। हाँ, लगाए ना, बिल्कुल लगाए, स्वागत हुआ, सरकार ने लगाया है, हमारी वर्तमान सरकार ने भी लगाया था। लेकिन अभी जब फसलों का समय आया और जब पानी की जरूरत थी तो उसमें समय के अनुसार छूट भी देनी होती है, क्योंकि कहाँ फसलें शहरों में डार्क जोन? तो नहीं, सवाल उसका नहीं, सवाल यह है कि जिन क्षेत्रों में पानी की आवक नहीं होती, अब पानी नहीं आ रहा है, उपलब्धि नहीं होता है, तो उसमें जिन एरियाज में पॉपुलर डेंसिटी ज्यादा होती है वहाँ पानी की डिमांड भी ज्यादा होती है, तो वो हमें देनी होती है। ये प्रशासन तंत्र का एक सिस्टम है कि जहाँ लोग ज्यादा हों, जहाँ आवश्यकता ज्यादा हो, ये बात हम मानते हैं कि लोगों में ये अनिवार्यता है कि उसका इस्तेमाल मल्टीपल तरीके से हो, लेकिन वो नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब अगर डिमांड हो और सरकार उसको उपलब्ध ना कराए तो सरकार फिर लोकप्रिय सरकार नहीं कहलाती। इसलिए सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि अगर लोकप्रियता के लिए परेशानी हो तो उस सुविधा को उनके अनुसार उसमें ढील भी दी जाए लोकप्रियता के लिए। लेकिन हम इतनी बड़ी कोस्ट थोड़ी चुका सकते हैं। हम अगर फ्री बांटेंगे आप पानी, और एक हद तक भी फ्री करेंगे, लोग रास्ते निकाल लेते हैं। उसके बाद में जब फ्री की चीज़ आती है तो भले ही हमको पता हो कि ये हमको 6 महीने बाद भी चाहिए, साल भर बाद भी चाहिए, मेरे बच्चों को भी चाहिए, मेरे पोतों को भी चाहिए, लेकिन आदमी उस बारे में सोचता नहीं है। फिर चलिए, ये तो बात हुई जो हमारे पास उपलब्ध पानी है। लेकिन राजस्थान में पानी उपलब्ध है ही कितना? बड़ी मुश्किल से राजस्थान में उस वक्त की सरकारों ने जो दूरदर्शिता दिखाई और समय रहते काम शुरू किया, उस वजह से पश्चिम के जो 10 जिले हैं वो आज पानी पी पा रहे हैं तो जी भी पा रहे हैं। लेकिन पूरब के जिलों के बारे में राखी राठौड़ मैडम, जब प्रधानमंत्री खुद आकर यहाँ शिलान्यास कर जाएं और गाजे बाजे के साथ ये धूमधाम से कहें कि साहब राजस्थान में पानी लाया जाएगा, ईस्टर्न कैनाल परियोजना जब शुरू हो जाएगी तो पूर्वी राजस्थान प्यासा नहीं रहेगा, उस बात को निकले 3 साल हो जाएं, और उसके बाद में हम ये कहें कि इनकी गलती, ये कहें कि आपकी गलती, तो जो उस वक्त खुश हुए थे वो आदमी अब क्या प्रतिक्रिया दें? राखी राठौड़। देखिए जेपी शर्मा जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि प्रधानमंत्री जी की हमेशा से ये मंशा रही कि राजस्थान के अंदर जो पानी की समस्या है वो खत्म हो, और उन्होंने अनाउंसमेंट किया। उन्होंने ये कहा कि ईस्टर्न कैनाल योजना जो है उसके लिए हम एक पॉजिटिव रुख रखते हुए इस काम को करेंगे। अभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट तैयार है, 60-40 रेशो के अंदर अगर ये काम किया जाता है तो आज भी तैयार है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, देखिए मैं आज के डिबेट में मैं ये नहीं चाहती थी कि अपन कमियां निकालें, लेकिन जरूरी है इस बात को बताना कि क्यों ऐसा हुआ कि वो प्रोजेक्ट जो है वो लगातार डिले हुआ। क्योंकि जो 60-40 रेशो का जो प्रावधान था उसके अंदर, वो प्रावधान मानने के लिए स्टेट गवर्नमेंट ने मना किया, और उसी कारण जो है ये वाला प्रोजेक्ट जो है वो पॉसिबल नहीं हो पाया। और आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि अगर ये हो जाए तो पूर्वी जिले जो हमारे हैं राजस्थान के, उसमें पानी की समस्या काफी हद तक निदान हो पाएगा। जहां तक सर, मैंने आपके बीच में इंटरप्ट नहीं किया सर देखिए आज ये डिबेट, सर आप एक अच्छा मैसेज दीजिए, समाज में लोग हमें तभी देखेंगे जब हम अच्छी बात करेंगे। सर आपने जो बात कही अभी कि एक सरकार को लोगों को देना होता है पानी और अवेलेबल कराना होता है, मेरा निवेदन ये है सरकार से कि पानी सप्लाई करने के साथ साथ वापस पानी को कैसे कंजर्व करना है। जैसे आज प्रधानमंत्री जी ने कैच द रेन प्रोग्राम शुरू किया कि पानी कहीं पे भी हो, जल कहीं भी हो, कैसा भी हो, उसको कैसे सेव कर सकते हैं। इस तरह के अभियान भी सरकार की तरफ से चलाने चाहिए। मैं मानती हूँ ये बात कि जहां पॉपुलेटेड एरिया है वहां पे पानी सप्लाई गवर्नमेंट को करना होता है, लेकिन इस तरह के अभियान के बारे में भी प्रदीप जी अगर अपन चर्चा करेंगे तो मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर इस प्रॉब्लम से राजस्थान आगे बढ़ पाएगा। ठीक है, प्रदीप जी कुछ करना चाहते, बोलिए।
देखिए राखी जी, आज भी मुख्यमंत्री जी ने जो आह्वान किया है, उन्होंने इस पर जोर दिया है कि पानी के जो सीमित साधन है उसमें उन्होंने मल्टीपल यूज के लिए उन्होंने आह्वान किया है। उन्होंने कहा है कि पानी को मल्टीपल यूज किया जाए ताकि उसकी उपयोगिता बढ़े। संसाधन सीमित है, ये बात सही है और आपने जो बात कही है, लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री जी ने कई बार चिट्ठी प्रधानमंत्री को ईस्टर्न कैनाल प्रोजेक्ट ने लिखी है, लेकिन अभी तक उस पर कोई भी केंद्र सरकार का कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है और इसमें करीब 10 या 12 चिट्ठियां वो लिख चुके हैं और मुख्यमंत्री जी बार बार इस प्रोजेक्ट योजना को उन्हें याद दिलाते हैं कि ये आपकी घोषित की हुई योजना है, इस पर आप हमें सहयोग देकर के इस चरण को पूरा करें, लेकिन इस ओर उनकी तरफ से कोई प्राथमिकता, कोई इनिशिएटिव नजर नहीं आ रहा। इस पर यह सवाल इसलिए मौजूद हो जाता है राखी राठौड़ मैडम कि जब भाजपा की सरकार यहाँ थी और केंद्र में यूपीए सरकार थी, तब भी विशेष पैकेज की मांग, राजस्थान को विशेष दर्जा देने की मांग उठी, पिछले 5 साल में भी उठी। तो जब राजस्थान विशेष दर्जा दिए जाने लायक आपकी पार्टी इसको समझती है, तो फिर कहाँ 60-40 का झगड़ा रह जाता है? पता है कि राजस्थान प्यासा है, पता है कि राजस्थान रेगिस्तान है, पता है कि राजस्थान 25 सांसद दे रहा है। अगर इसको राजनीतिक रूप से भी समझें तो फिर राजस्थान की प्यास तो बुझनी चाहिए, बिना 60-40 के झगड़े के राखी राठौड़ मैडम। बिल्कुल, एक्चुअली देखिए जेपी शर्मा जी, जो इनिशियल बात थी, मैं जो आप अनाउंसमेंट की बात कर रहे हैं, कहीं पे भी प्रधानमंत्री जी ने ये अनाउंसमेंट नहीं किया था कि ये नेशनल प्रोजेक्ट होगा, ऐसी बात नहीं हुई थी। जो प्रोजेक्ट था उसके बारे में मैंने आपको कहा कि 60-40 का रेशो जो है वो यहाँ पर पॉसिबल हो पाएगा। जहां तक बात है, देखिए मुख्यमंत्री जी ने आह्वान किया, नो डाउट। देखिए मुझे लगता है कि जैसे प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छता को एक जन अभियान बनाया, लोगों में एक अवेयरनेस लाई, वैसा ही एक अभियान चलाने की जरूरत है। हमें जो यूज है उसको तो लिमिट करना ही है, साथ में उसको कैसे संजोना है उसके बारे में भी बातचीत करनी है। सूरज जी, देखिए ये बातें हैं पानी उपलब्ध कराने की। पानी या तो बरसात से आए या फिर हम अपने प्रयासों से लेकर के आए, जिसमें बहुत हद तक राजनीति का घालमेल रहता ही रहता है। अब जो है हमारे हाथ में, हम तो उसकी बात करें, और जो हमारे हाथ में है उसकी बात करें में भी ये ध्यान आता है कि जब कोई चीज़ आंखों के सामने होती है तब तो जाग जाते हैं, आंखों के सामने से गई और फिर उस चीज़ को भूल जाते हैं। बीसलपुर जब छलका था 2 साल पहले, और इतना पानी आया था कि कई सप्ताह तक बीसलपुर का पानी ओवरफ्लो होकर के जाता रहा था। तब बात उठी थी कि साहब नदियों को तो पता नहीं कब जोड़ेंगे, तब जोड़ेंगे, कम से कम आसपास के बांधों को तो एक बड़े बांध से भर लें, ऐसी व्यवस्था तो हमारे पास हो। लेकिन हम वो सोच करके ही रह जाते हैं। सूरज सोनी, अभी मैं राजेंद्र सिंह जी ने बहुत अच्छी बात कही कि जल साक्षरता की इस देश को ज़रूरत है, सिस्टम को भी और आम आदमी को भी। सूरज सोनी, देखिए निश्चित तौर पे जल साक्षरता तो बहुत जरूरी है, और ये जब तक हम बच्चों को पढ़ाते रहेंगे कि दुनिया में 70% जल है, तब समझ में नहीं आएगा। हम बच्चों को ये बताना शुरू करें कि पीने योग्य जो पेयजल है वो केवल 1% बचा है, और वो भी भूगर्भ, जबकि भूगर्भ का जो जल है वो लगातार उसका जो है स्तर नीचे जाता जा रहा है। और आज स्थितियां ये है कि सरकार ने भले ही डार्क जोन में भी बोरिंग करने की छूट दे दी है, केवल धरती माता का जो सीना है उसको छलनी किया जा रहा है जेपी जी। और जहां भी बोरिंग हुए मेरी जानकारी में, उनमें पानी निकल करके नहीं आ रहा है, वो केवल कागजी जो है वो उसमें लगा करके और कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पानी की उपलब्धता है नहीं। दूसरी ओर जो बड़ी एक समस्या है, सरकार से आह्वान करें कि साहब ठीक है, आप जल की एक दिन के लिए जो विज्ञापन भी देती है गवर्नमेंट और आह्वान भी करती है, अच्छी बात है, जनमानस में जानी चाहिए और लोगों को समझना भी चाहिए सरकार की मंशा। लेकिन सरकार को अपने स्तर पे जो काम करने चाहिए थे, मैं समझ रहा हूं कि पिछले 2 दशक से वो काम हो नहीं रहे राजस्थान के अंदर। चाहे नहरों का मामला हो, आप लाकरी डैम से पानी लाने की जो मांग हम कर रहे थे, लगातार वहां एक्सेस वाटर है काली सिंध का व्यर्थ जा रहा है, और उसको लाने के लिए 1100 करोड़ का प्रोजेक्ट बना था और बढ़ता गया वो 1100 करोड़ से 2.5 करोड़ तक पहुंच गया, लेकिन पानी नहीं आया, न रामगढ़ बांध में आया, न कालक डैम में आया, और न ईसरदा में पानी पहुंचा। अभी आपने बीसलपुर की बात की है जेपी जी, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि बीसलपुर में पिछले वर्ष भी लगभग सारे गेट खोल दिए गए थे और लगातार 8-10 दिन तक पूरा जल जो है वो बनास नदी का और निकल करके जाता रहा, सवाईमाधोपुर चंबल तक पहुंच गया था। लेकिन अभी भी आज भी बीसलपुर के अंदर 5 मीटर से अधिक रेता भरा हुआ है, दलदल भरा हुआ है, उसकी सफाई के कोई प्रयास नहीं किए जा रहे हैं। बरसात की ऋतु आने वाली है और अभी भी सब सोए हुए। ऐसे राजस्थान के जो बावड़ियां हैं, कुएं, जिनकी सफाई के बाद आज प्रधानमंत्री जी ने आह्वान भी किया था आज केस दे रैन अभियान की शुरुआत करते समय कि ये हमारी परंपरा है, हमारी सभ्यता है और हमको देखना चाहिए पानी के साथ में। पानी की जो चिंता है वो आज हम कर लेंगे तो आने वाली पीढ़ियों को हम पानी दे करके जाएंगे। लेकिन सरकार के स्तर पर देखने में आता है कि हम भी लगातार मांग करते हैं। आज जयपुर के जो 5-7 छोटे डैम है उनके अंदर सबके अंदर जो है वो छेद बने हुए बड़े बड़े,
बरसात का पानी आता है और बह करके निकल जाता है। और वो जो गंभीरता है, प्रभातपुरी की खोल, वो जो कागजी गंभीरता है, वो गंभीरता कागजों से निकलकर बाहर नहीं आ पाती। एक दिलचस्प बात बताता हूँ सूरज जी, आपको भी और हमारे दर्शकों को भी। हमारे सबसे नज़दीक के जिले में जहाँ हम बैठे हैं, जयपुर में, वहाँ पर सिर्फ एक व्यक्ति के निजी प्रयासों से, व्यक्तिगत प्रयासों से शहर भर के कुओं में पानी के पुनर्भरण का कार्यक्रम व्यक्तिगत प्रयासों से हुआ। और जो बोरवेल सूख गए थे, जहाँ पानी की गहराई, भूजल स्तर जो था वो कई 100 फीट नीचे चला गया था, वहाँ कुछ फीट ऊपर पानी आ गया। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि भागीरथी प्रयास केवल सरकारों के स्तर पर ही संभव हो, ऐसा नहीं है। आम आदमी, हम आप सब मिलकर के भी ये कोशिश कर सकते हैं, और हमको करना पड़ेगा ये, नहीं तो पानी सिर्फ बचेगा तो हमारी आंखों में ही बचेगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का आज प्राइम डिबेट में शामिल होने के लिए। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।